नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्शन मोटर में 3 फेज़ में पावर स्टेजेस के लिए हम जनरली पावर जो है स्टेज जो होंगी हमारी, जो इनिशियल और एक फाइनल स्टेज जो होगी। इनिशियल स्टेज हमारी पावर की क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर, जो कि किस में हमें फाइनल स्टेज में हमें किस पावर के रूप में मिलेगा, मैकेनिकल पावर के। तो इसके बीच में भी कुछ जो स्टेजेस होंगी उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द टॉपिक, पावर स्टेजेस इन एन इंडक्शन मोटर। उसके लिए हम एक डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले ये है, कौन सा पार्ट है हमारा, स्टेटर। ये हमारा पार्ट है रोटर, और रोटर जो है किस पे माउंट किया जाता है, शाफ्ट पर, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस क्या होंगी पावर की। तो सबसे पहले एक्टिव पावर इनपुट टू स्टेटर, मतलब 3 फेज सप्लाई जो हम देते हैं, दैट इज़ द एक्टिव पावर इनपुट टू स्टेटर, है ना, जिसे हम स्टेटर में थ्री फेज के रूप में देंगे। अब स्टेटर में सप्लाई देने के बाद जो स्टेटर का जो आउटपुट रहेगा, है ना, स्टेटर का जो आउटपुट मिलेगा हमें स्टेटर के अराउंड में मिलेगा, है ना, स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप में मिलेगा। जो स्टेटर का आउटपुट है वह रोटर के लिए किस तरीके का कार्य करेगा, रोटर के लिए वह रोटर के इनपुट की तरह कार्य करेगा। स्टेटर का आउटपुट रोटर के इनपुट की तरह कार्य करेगा। अब स्टेटर में सप्लाई देने के बाद स्टेटर वाइंडिंग में जब 3 फेज करंट फ्लो होंगे तो उसमें कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। एक होंगे फिक्स्ड लॉसेस हम बोलते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस को, है ना। तो जो होगा स्टेटर आयरन लॉस, है ना। और इसके अलावा वेरिएबल लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेटर कॉपर लॉसेस। तो स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉस स्टेटर इनपुट में से हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या मिलेगा, हमें स्टेटर का आउटपुट। तो वही स्टेटर का आउटपुट जो एयर गैप में होगा वो रोटर के लिए एज अ इनपुट कार्य करेगा। अब यही एक्टिव पावर सप्लाई किया जाएगा जो हमें स्टेटर आउटपुट मिल रहा है, स्टेटर का जो हमें आउटपुट मिल रहा है, स्टेटर आउटपुट, दैट विल बी वर्क एज स्टेटर आउटपुट विल बी वर्किंग एज हेयर रोटर इनपुट, रोटर के इनपुट के तरह कार्य करेगा। अब रोटर को इनपुट मिल रहा है हमारा स्टेटर का आउटपुट। अब रोटर इनपुट हमने मान लिए पी आई सपोज, है ना। ये जनरली इसको पी आई मत करिएगा, दैट इज़ द स्टेटर इनपुट, है ना। तो यहाँ पे आप ये वाला पार्ट हटा देंगे, है ना, इसे रहने दीजिए। जनरली ये वाला जो पार्ट है पी आई हम रोटर इनपुट को मेंशन करते हैं, है ना। रोटर इनपुट इज़ पी आई। अब रोटर में जो इनपुट होगा उस रोटर क्या होगा, रोटर को जो इनपुट मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, दैट इज़ एक्टिव पावर सप्लाइड टू रोटर विच इज़ ऑब्टेन थ्रू स्टेटर आउटपुट। जो स्टेटर का आउटपुट है वो रोटर के लिए इनपुट का कार्य करेगा, और वह रोटर इनपुट जो स्टेटर आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक पावर ही है, दैट इज़ द एक्टिव पावर एंड इट इज़ सप्लाइड टू रोटर। ये रोटर को सप्लाई किया जाएगा। अब इसके बाद रोटर में क्या प्रक्रिया होती है आप तो जानते हैं। जब रोटर घूमेगा तो रोटर के घूमने से कौन सी शक्ति में रूपांतरित होगा, मतलब कौन से ये जो इलेक्ट्रिक पावर है किस में ट्रांसफर्ड होगा, मैकेनिकल पावर में। उसका हम बोल सकते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, या मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, या मैकेनिकल पावर सिंपल, जिसे हम पीएम के रूप में देखेंगे। तो ये कौन उत्पन्न कर रहा है, रोटर का आउटपुट, है ना, रोटर का आउटपुट, दैट इज़ द मैकेनिकल पावर। अब लेकिन जो रोटर में जो इनपुट देंगे और जो रोटर को आउटपुट मिलेगा, मतलब रोटर का इनपुट है पी आई, रोटर का आउटपुट है पी एम, है ना। रोटर का इनपुट इज़ पी आई एंड रोटर का आउटपुट इज़ पी एम, है ना। अब पी आई को माइनस कर दे पी एम तो क्या होगा, पी आई में से पी एम माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, रोटर कॉपर लॉस।
रोटर कॉपर लॉस और रोटर आयरन लॉस। जैसे स्टेटर में भी स्टेटर आयरन लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस हुए। जब हम स्टेटर, एक बार और देख लें, स्टेटर इनपुट को बोलेंगे क्या हम, स्टेटर आउटपुट के बराबर बोलेंगे, परंतु स्टेटर आउटपुट में क्या चीज़ें कमी होगी, माइनस स्टेटर लॉसेस, है ना। तो स्टेटर के लॉसेस इसमें कम होंगे। तो वैसे ही रोटर का इनपुट दैट इज़ पी आई माइनस ऑफ पी एम लिखेंगे हम, तो क्या होगा, पी आई माइनस पी एम, वो हमको क्या देगा, रोटर कॉपर लॉस। या सिंपली रोटर इनपुट इज इक्वल्स टू पी एम, है ना। पी आई इक्वल्स टू पी एम क्या होगा, पर इसमें क्या माइनस होना चाहिए, रोटर, सॉरी, पी आई प्लस पी एम प्लस आर सी एल, है ना। पी आई क्या होगा, टोटल इक्वल्स टू टोटल इनपुट इज पी आई इक्वल्स टू पी एम प्लस आर सी एल। शायद मैंने स्टेटर इनपुट में भी थोड़ा सा गलत इक्वेशन लिख दिया था। स्टेटर इनपुट भी क्या होगा, स्टेटर इनपुट भी होगा स्टेटर आउटपुट के बराबर प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन से होंगे, लॉसेस यहाँ पे होंगे स्टेटर आयरन लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस। वैसे ही पी आई माइनस पी एम किसके बराबर होगा, रोटर कॉपर लॉस के बराबर। और इसी को हम लिख सकते हैं पी आई इक्वल्स टू पी एम प्लस आर सी एल। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं हम। तो रोटर, यहाँ पे हम सिर्फ रोटर कॉपर लॉस लिख रहे हैं, रोटर आयरन लॉस नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि रोटर जो आयरन लॉसेस होते हैं, फिक्स्ड लॉसेस, दैट इज़ वो हमारे जो लॉसेस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होने के कारण, चूँकि आप जानते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही कम होती है, 1 to 4% ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी के बहुत कम होने के कारण जो रोटर आयरन लॉसेस होते हैं उनको नगण्य मान लिया जाता है। तो पी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, रोटर इनपुट इज इक्वल्स टू रोटर आउटपुट प्लस रोटर कॉपर लॉसेस, है ना। तो इसमें सिर्फ रोटर कॉपर लॉसेस ही होंगे। या रोटर आउटपुट मतलब मैकेनिकल पावर आउटपुट दैट इज पी एम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रोटर इनपुट पी आई माइनस ऑफ आर सी एल। तो इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब इसके अलावा भी अब नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेज जैसे अब मैकेनिकल पावर डेवलप तो किया जाता है रोटर, जो कि रोटर के शाफ्ट से लोड के शाफ्ट में जाएगा, है ना। तो ये रोटर के जो शाफ्ट में हमें आउटपुट में जो मिलेगा पावर वो होगा शाफ्ट पावर। हालांकि इसको हम पी एस एच से भी इंक्लूड रीनेम कर सकते हैं और पी आउट भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द आउटपुट पावर, इट इज़ द मैकेनिकल पावर। पर पी एस एच में और पी एम में दोनों में फ़र्क क्या होगा, सिर्फ ये होगा जो रोटर द्वारा मैकेनिकल पावर डेवलप होगा पी एम, उसमें पी एस एच जो है, पी एस एच की ये बराबर तो होगा, परंतु इसमें भी एक लॉसेस होते हैं, वो होते हैं रोटेशनल लॉसेस। तो पी एम तो ठीक है, लेकिन शाफ्ट के घूमने से विंडेज ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस, जिसको हम रोटेशनल लॉसेस भी कहते हैं, रोटेशनल लॉसेस होंगे, है ना। तो यहाँ पे रोटेशनल लॉसेस होंगे। तो पी एम इज इक्वल्स टू पी एच इक्वल्स टू पी एच प्लस आर सी आर, रोटेशनल लॉसेस। तो ये रोटेशनल लॉसेस होते हैं। तो ये शायद आपको अब सारी डिफरेंट स्टेजेस समझ में आ गई होगी। स्टेटर का इनपुट, स्टेटर का जो आउटपुट, स्टेटर का आउटपुट जो मिलेगा उसमें क्या होगा, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस होंगे, है ना, इक्वल्स टू। अब स्टेटर आउटपुट क्या होगा, रोटर इनपुट के, रोटर इनपुट क्या होगा हमारा, रोटर इनपुट इज इक्वल्स टू रोटर आउटपुट दैट इज पी एम, पी आई इक्वल्स टू पी एम प्लस आर सी एल, है ना, इसमें आर सी एल भी प्लस रहेगा। और वैसे पी एम इक्वल्स टू पी एस एच प्लस आर एल, एल मतलब रोटेशनल लॉसेस। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। अब मैं आपको थ्योरी के रूप में बताता हूँ। तो पावर स्टेजेस आपने देख ली। इलेक्ट्रिक पावर जो हम मोटर के स्टेटर को देते हैं वो एक यांत्रिक शक्ति में उत्पन्न होता है मोटर के शाफ्ट पर, और इस दौरान कई प्रकार की हानियाँ होती है इस एनर्जी कन्वर्शन के दौरान।
जो हानियाँ हो सकती हैं, फिक्स्ड लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। फिक्स्ड लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस आएंगे? स्टेटर का आयरन लॉस और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। स्टेटर आयरन लॉस और फ्रिक्शन विंडेज लॉस ये फिक्स्ड लॉसेस हैं। ये लॉसेस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है जब लॉसेस फिक्स्ड लॉसेस निकालने बोले तो आपको कौन से लॉस निकालना है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। रोटर आयरन लॉस नगण्य मान लिया जाता है क्योंकि जो रोटर की करंट फ्रिक्वेंसी होती है, रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसलिए रोटर आयरन लॉस को नगण्य मान लिया जाता है। वेरिएबल लॉसेस क्या क्या होंगे? स्टेटर में कॉपर लॉसेस और रोटर में कॉपर लॉसेस। फिगर में आपने देख लिया कैसे इलेक्ट्रिक पावर इंडक्शन मोटर के स्टेटर को दिया जाता है और उसके पश्चात कई प्रकार की हानियां होती है और फाइनली वह यह जो विद्युत शक्ति है एक यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित होती है। तो हम फॉलोइंग पॉइंट जो हमने डायग्राम के थ्रू देखे थे वो अब आपको मैं राइटिंग में दिखाता हूँ ताकि आपको राइटिंग में भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमने डायग्रामेटिकली देख चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेटर इनपुट 3 फेज सप्लाई वोल्टेज टू स्टेटर वाइंडिंग, है ना, इक्वल्स टू होगा स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस। स्टेटर का आउटपुट प्लस उसमें लॉसेस, और स्टेटर आउटपुट तो ठीक है, लॉसेस कौन कौन से होंगे? स्टेटर आयरन लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस, है ना। अब रोटर इनपुट क्या होगा? जनरली स्टेटर आउटपुट के बराबर। स्टेटर आउटपुट जो है वो रोटर के लिए एक रोटर इनपुट की तरह कार्य करेगा और वह स्टेटर आउटपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण एयर गैप के जरिए रोटर को स्थानांतरित होता है ना। दैट इज द रोटर आउटपुट, रोटर इनपुट इक्वल्स टू स्टेटर आउटपुट। मैकेनिकल पावर अवेलेबल दैट इज पीएम, ये भी मैंने आपको बता चुका। जो रोटर का आउटपुट होगा दैट इज पीएम, उसमें क्या होगा? रोटर कॉपर लॉसेस, अगर इनपुट में हम रोटर कॉपर लॉसेस माइनस कर दें तो हमें मैकेनिकल पावर अवेलेबल मिल सकता है, या हम पी आई माइनस पी एम इक्वल्स टू रोटर कॉपर लॉस भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, या रोटर कॉपर लॉसेस को लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एम, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। जो मैकेनिकल पावर अवेलेबल है वही हम जो हमें मैकेनिकल पावर मिल रहा है रोटर के आउटपुट पे, है ना, वो ग्रॉस रोटर आउटपुट है, और वह एक यह आउटपुट जो है रोटर आउटपुट, यह जो पावर है वह एक टॉर्क उत्पन्न करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रॉस टॉर्क टीजी। मैकेनिकल पावर एट शाफ्ट में जो पावर पहुंचेगा वो रोटेशनल लॉसेस को माइनस करने पर प्राप्त होगा हमें। किससे माइनस करने पर? मैकेनिकल पावर अवेलेबल से माइनस करने पर। दैट इज पी एस एच और पी आउट इज इक्वल टू पी एम माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, दैट इज रोटेशनल लॉसेस। ये जो मैकेनिकल पावर अवेलेबल है एट शाफ्ट, ये है एक शाफ्ट टॉर्क उत्पन्न करते हैं, दैट इज टी एस एच। तो पी एम माइनस पी एस एच इक्वल्स टू हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस लिख सकते हैं, वही इक्वेशन को रीराइट किया है। अब ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा रोटर में, उसको जनरली हम कैसे लिखते हैं? पावर इक्वल्स टू टॉर्क के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? पावर इज इक्वल्स टू जनरली एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनटू टॉर्क के रूप में हम लिखते हैं, है ना, दैट इज ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? एंगुलर फ्रिक्वेंसी को अगर हमें आरपीएम में लिखना हो रेडियन पर सेकेंड की जगह, तो कैसे लिखेंगे? 2πn/60, है ना। जैसे ओमेगा इक्वल्स टू 2πf लिखते थे, याद होगा आपको, तो वैसे वो हर्ट्स में होता था, मतलब f को हम लिखते थे ω/2π। तो यहाँ पे जब हम ओमेगा को n के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ओमेगा इक्वल्स टू 2πn/60, है ना। अब वो जो pm है, pm में ओमेगा की वैल्यू को हम रख दें 2πn और tg/60, तो pm की वैल्यू जाएगी। वहीं tg की जगह tsh कर दें, है ना, तो जो मैकेनिकल पावर अवेलेबल होता है पीएम रोटर के आउटपुट में, रोटर टॉर्क, ग्रॉस रोटर टॉर्क टीजी उत्पन्न होता है, और वह जो लोड शाफ्ट में जो टॉर्क उत्पन्न होता है आफ्टर लूजिंग रोटेशनल लॉसेस, मतलब रोटेशनल लॉसेस के होने के पश्चात जो शाफ्ट पर टॉर्क उत्पन्न होता है वह दैट इज टी एस एच। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पावर पी एस एच, इसलिए हमने लिखा उसको पी एस एच बराबर से 2πn TSH/60। टी को हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन में, हम टी जी इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी एम इंटू 60/2πn, है ना।
तो टी जी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में होती है टॉर्क की, वैसे टी एस एच को लिख सकते हैं 60/2πn इंटू पी एस एच, न्यूटन मीटर, है ना। अब इफ़िशियंसी को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं आप जानते हैं, इफ़िशियंसी हम जनरली लिखते हैं शाफ्ट आउटपुट, सॉरी एक मिनट, इफ़िशियंसी को हम जनरली लिखते हैं आउटपुट बाय इनपुट, है ना। अब इफ़िशियंसी को यहाँ पे, अब मोटर का जो आउटपुट है, मोटर आउटपुट बोल सकते हैं हम, एक्चुअली जो वो आउटपुट है वो क्या है, शाफ्ट आउटपुट, शाफ्ट पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट है हमारा मेन, और स्टेटर पे जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा मेन इनपुट है, ना कि रोटर का इनपुट और ये सब, है ना। तो शाफ्ट आउटपुट अपॉन स्टेटर इनपुट। तो अब स्टेटर इनपुट को भी अगर हमें आउटपुट, अब जैसे इनपुट को अगर हमें आउटपुट के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो वैसे ही शाफ्ट पावर को हमने लिख दिया, शाफ्ट आउटपुट को पी एस एच, और फिर नीचे इनपुट को भी आउटपुट के टर्म में पी एस एच के टर्म में लिखेंगे, तो पी एस एच प्लस लॉसेस आएंगे जो कि होंगे कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस आते हैं आपको अभी मैंने बताया, एक आता है फ्रिक्शन विंडेज लॉस और आयरन लॉस। वेरिएबल लॉसेस स्टेटर और रोटर में कॉपर लॉसेस, ये हमारे होते हैं वेरिएबल लॉस। इस प्रकार से हम इफ़िशियंसी की वैल्यू, मोटर की इफ़िशियंसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क पावर रिलेशंस, अब टॉर्क पावर रिलेशंस हमने जो देखे हैं उसे हम और थोड़े से वेरिएशन करेंगे। जैसे कि हमने लिखा पी एम बराबर से 2πn TG/60। अब पी एम जो है मैकेनिकल पावर है, वो रोटर की गति n पे निर्भर है, लेकिन जो रोटर का जो इनपुट है वो मिल रहा है उसको स्टेटर के आउटपुट से, है ना। जो स्टेटर के जो आउटपुट है दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, रोटर के लिए इनपुट की तरह काम करेगी, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है वो होती है NS, ना कि N, समझे। तो पी आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जनरली, पी आई हमारा रोटर इनपुट है, ये है रोटर आउटपुट मैकेनिकल पावर अवेलेबल। तो पी आई और पी एम में सिर्फ फ़र्क ये होता है, यहाँ एन आता है, यहाँ पे एन एस आता है, दैट इज़ 2πns TG/watt। अब पी आई माइनस पी एम करें, जैसे ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 2πTG/60 2πTG/60 सेम है, तो 2πTG/60 को हम कॉमन ले सकते हैं, और पी आई माइनस पी एम लिख रहे हैं हम रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट की टर्म में लिख रहे हैं। तो एन एस पहले आएगा और माइनस एन बाद में आएगा, तो एन एस माइनस एन, और स्लिप आप जानते हैं एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो यहाँ से हम एन एस माइनस एन को कैसे लिख सकते हैं, एस एन एस के टर्म में, एन एस माइनस एन बराबर से क्या होगा, एस एन एस। तो एन एस माइनस एन की जगह हम लिख सकते हैं एस एन एस, है ना, एस एन एस लिख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट क्या देगा हमें, रोटर कॉपर लॉस, ये पहले इक्वेशन में बता दिया। तो रोटर कॉपर लॉस RCL बराबर से क्या होगा, S इंटू 2πns TG/60। 2πns TG/60 किसकी वैल्यू है, PI की वैल्यू है, तो S इंटू PI, और रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू हो जाएगी S इंटू रोटर इनपुट। तो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू S इंटू रोटर इनपुट, इस टर्म में हम इसको लिखते हैं। पी एम इक्वल्स टू पी आई माइनस RCL को हमने लिख दिया SPI की टर्म में। ये सब पूरे एक्सप्रेशन हमने जो लिखे हैं अलग अलग टर्म में लिखे हैं। एक इधर से एक एक्सप्रेशन और इवेल्युएट होगा। अब जैसे शाफ्ट आउटपुट अपॉन स्टेटर इनपुट लिखते थे तो वो होती थी मोटर की इफ़िशियंसी, लेकिन रोटर की इफ़िशियंसी लिखना हो तो हमें रोटर की इफ़िशियंसी, तो रोटर का आउटपुट अपॉन रोटर का इनपुट, तो हमने PM/PI करने के लिए निकाला है ये सब। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, 1 - S, मतलब 1 - स्लिप कर दें हम, 1 - स्लिप की वैल्यू कर दें तो वो रोटर की इफ़िशियंसी को बताता है। तो स्लिप आपने कैलकुलेट कर लिया, तो रोटर की इफ़िशियंसी क्या होगी, 1 - S। अब मोटर की इफ़िशियंसी वही जो हमने करें, शाफ्ट आउटपुट अपॉन स्टेटर इनपुट, TG बराबर से 60/2πns इंटू PI हमने लिखा, और हमने एक रिलेशन पढ़ा RCL इक्वल्स टू S इंटू PI। तो PI को हम लिख सकते हैं ना RCL/S,
तो ये पी आई को हमने आर सी एल बाय एस के टर्म में लिख दिया। अब आर सी एल, हमारे जो आर सी एल है यहाँ पर वो है रोटर कॉपर लॉस, दैट इज टोटल रोटर कॉपर लॉसेस इन 3 फेज वाइंडिंग, है ना। और इन वाइंडिंग्स तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ आई टू डैश स्क्वायर आर टू, है ना, अपॉन एस, इस प्रकार से लिखा हमने। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है आई टू डैश का वो हम पढ़ चुके हैं, ये होता है, वो यहाँ पे रख दो। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी जी का एक एक्सप्रेशन आएगा ग्रॉस टॉर्क का 60/3 इंटू 60/2 पाई एन एस इंटू एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, दैट इज इन न्यूटन मीटर। अब आपको जो मालूम होगा, मैंने जब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे और उसके पहले जब स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क में मैं जनरली के को क्या बता रहा था आपको, के को बता रहा था कि वो होगा 3 इंटू 60/2 पाई एन एस। तो यहाँ पे 3 इंटू 60/2 पाई एन एस, के यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की तरह कार्य करता है, जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे भी के क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम रोटर टर्न्स पर फेस अपॉन स्टेटर टर्न्स पर फेस लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम जैसे कि वहाँ पे V2/V1, है ना, और N2/N1 और I1/I2 बराबर से K लिखते थे, है ना। तो इधर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, E2/E1 इक्वल्स टू K। तो E2 की जगह हमें E1 लिखना हो तो E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू K। तो E2 को रिप्लेस करके हमको E1 के फॉर्म में लिखना है, तो हमें K E1 के टर्म में लिखना पड़ेगा। चूँकि E2 स्क्वायर है तो SE1 स्क्वायर K स्क्वायर R2 लिखेंगे। अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। A 8-pole 50 Hz 3-phase induction motor is running at a speed of 710 rpm with input power of 35 kilowatt. Stator losses are 1200 watt, rotational losses 6000 watt. एक 8 पोल की 3 फेज इंडक्शन मोटर दी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के साथ, जिसकी गति उसने बताया, मोटर स्पीड मतलब रोटर की स्पीड मतलब एन की वैल्यू दी हुई है 710 आरपीएम विथ इनपुट पावर ऑफ 35 किलोवाट। विथ इनपुट पावर मतलब इनपुट हम कहाँ देखते हैं, स्टेटर इनपुट की वैल्यू कितनी है, 35,000 वाट या 35 किलोवाट। स्टेटर लॉसेस 1200 वाट है और रोटेशनल लॉस दिया 600 वाट। इस स्थिति में आपको रोटर कॉपर लॉस, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ग्रॉस टॉर्क, पावर आउटपुट अक्रॉस शाफ्ट टॉर्क, इफिशिएंसी ऑफ मोटर एंड रोटर, ये सब निकालना है। अब चूंकि एक पार्ट में हमें क्या निकालना है, रोटर कॉपर लॉस जनरली क्या होता है, इज इक्वल्स टू एस इंटू रोटर इनपुट, पढ़ा होगा आपने, है ना, अभी थोड़ी देर पहले। तो रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू होगा एस इंटू पी आई। अब इसके बाद स्टेटर का आउटपुट जो है वो क्या है, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, ये भी आप देख चुके हैं। तो स्टेटर का इनपुट दिया है 35,000 वाट और स्टेटर लॉस दिए हैं 1200 वाट, तो स्टेटर का आउटपुट मिल जाएगा। स्टेटर का आउटपुट हमने क्यों निकाला बताओ, क्योंकि स्टेटर का आउटपुट ही तो रोटर का इनपुट होता है, तो ये रोटर इनपुट मिल जाएगा, रोटर कॉपर लॉस मिल जाए और रोटर कॉपर लॉस का मान मिल जाएगा हमें स्लिप की वैल्यू निकालने के बाद, है ना, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो स्टेटर आउटपुट इक्वल्स टू 33,800 वाट, जो कि होगा रोटर इनपुट। अब हम एस की वैल्यू निकालने के लिए एन एस निकालना पड़ेगा, तो एन एस है 120 F/P, P है 8, F है 50, तो 750 RPM। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस 750, एन है 710, तो 750 माइनस 710 अपॉन 750, that will be giving the value of in the form 0.053। तो ये हमारा 0.053 स्लिप का वैल्यू हो गया और रोटर इनपुट की वैल्यू होगी 33,800 वाट। तो रोटर कॉपर लॉस हमें मिल जाएंगे क्या, ये होंगे हमारे टोटल रोटर कॉपर लॉसेस, पर फेज़ नहीं, पर फेज़ निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो रोटर कॉपर लॉसेस विल बी कमिंग एज
1791.4 watt after multiplying S into rotor input. Next is gross mechanical power developed, that is PM. PM equals to PI minus RCL होगा, ये भी आप एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ग्रॉस टॉर्क की वैल्यू निकालने बोला था, तो 60/2πn इंटू पी एम। टी जी की वैल्यू हमने लिखा होगा, ध्यान होगा पी एम की वैल्यू से। पी एम इक्वल्स टू हमने लिखा था 2πn TG/60, तो वहीं से हम टी जी को लिख सकते हैं 60/2πn इंटू पी एम। तो 60/2πn इज 710, पी एम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 430.5 न्यूटन मीटर आएगी। अब इसके बाद शाफ्ट पावर की वैल्यू निकालना है हमें, तो शाफ्ट पावर इट इज़ इक्वल टू मैकेनिकल पावर अवेलेबल, दैट इज़ द रोटर आउटपुट, है ना, उसमें आप रोटेशनल लॉसेस को माइनस कर देते हैं, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पी एस एच, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर इज इक्वल्स टू 32008.6 एंड रोटेशनल लॉस इज इक्वल्स टू 600 वाट। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास पी एस एच की वैल्यू आ गई। पी एस एच की वैल्यू आ गई तो शाफ्ट टॉर्क निकाल लोगे, जैसे पी एम से हमने टी जी निकाला वैसे ही पी एस एच की हेल्प से हम टी एस एच निकालेंगे। तो टी एस एच पी एस एच क्योंकि होता था 2πn TSH अपॉन 60, तो हम टी एस एच को लिख सकते हैं 60/2πn इंटू पी एस एच। तो 60/2πn, n is 710, pH you have already calculated, that is 31408.6. so TSH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 न्यूटन मीटर। अब इफ़िशियंसी ऑफ मोटर एंड रोटर, तो इफ़िशियंसी ऑफ मोटर निकालने के लिए शाफ्ट आउटपुट बाय स्टेटर इनपुट। शाफ्ट आउटपुट मतलब PSH का मान, PSH का मान मतलब 31408.6 वाट, वो आ गया। और स्टेटर का इनपुट 35 किलोवाट दिया हुआ था, तो 35,000 वाट हो जाएगा। तो 0.8973 आपकी इफ़िशियंसी की वैल्यू आई। परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो 89.73% आपकी इफ़िशियंसी ऑफ मोटर है। और रोटर की इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस स्लिप वैल्यू कर दें, तो 1 माइनस 0.053 दैट विल बी कम एज 0.947, तो 94.7% में लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पावर इनपुट टू रोटर ऑफ 440 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज की वैल्यू दी है 440 वोल्ट, दैट इज़ द लाइन वोल्टेज वैल्यू, है ना। जब फेज वोल्टेज लिखा रहे ब्रैकेट में तभी फेज वोल्टेज कंसिडर करना, अदरवाइज जो भी वोल्टेज लिखा है उसे लाइन वोल्टेज कंसिडर करना, ये आपको मैंने लास्ट ईयर सर्किट में भी बताया है। तो 440 वोल्ट 50 हर्ट्स 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 80 किलोवाट। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द पावर इनपुट टू रोटर नॉट स्टेटर, रोटर का इनपुट दिया है यहाँ पर, इनपुट पावर जो कि इलेक्ट्रिकली होता है ना, रोटर का इनपुट पावर। तो रोटर में जो इनपुट पावर है वो 80 किलोवाट है, तो रोटर का इनपुट पावर दिया है, ये ध्यान से पढ़ना, स्टेटर का इनपुट पावर नहीं है ये। द नेक्स्ट, द रोटर EMF इज ऑब्जर्व टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशंस पर मिनट। अब जो रोटर EMF है दैट इज E2, है ना, E2 जो है वो 100 कंप्लीट अल्टरनेशंस पर मिनट कर रहा है, मतलब वही 100 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से, है ना, साइकिल्स पर मिनट ही, अल्टरनेशंस मतलब वही प्रत्यावर्ती, है ना, पर मिनट 100 साइकिल्स। तो कैलकुलेट करना है आपको स्लिप की वैल्यू, रोटर की स्पीड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और रोटर कॉपर लॉस पर फेज और रोटर रेजिस्टेंस पर फेज यदि रोटर करंट का मान 65 एम्पियर हो। तो ए पार्ट है हमारा स्लिप की वैल्यू। स्लिप की वैल्यू हम देखो, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज, रोटर फ्रीक्वेंसी पता है हमें एफ डैश इक्वल्स टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ, तो एस इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एफ लिख सकते हैं। अब एफ डैश का मान देखो दिया हुआ है, रोटर EMF इज ऑब्जर्व टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशंस पर मिनट, तो रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज़ 100 कंप्लीट अल्टरनेशंस पर मिनट दी है। हम जनरली फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड में, तो यहाँ कंप्लीट अल्टरनेशन साइकिल्स है पर मिनट, तो 100 साइकिल्स पर मिनट को हम 100 साइकिल्स पर सेकेंड लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 60, सो हर्ट्स हो जाएगा वो साइकिल्स पर सेकेंड। तो एफ डैश की वैल्यू 100/60 है
और एफ़ की वैल्यू 50 है, तो एस इक्वल्स टू एफ डैश बाय एफ हो जाएगा, तो 0.033 पर यूनिट आएगा। स्लिप की वैल्यू ध्यान रखें, हमेशा पूरा पॉइंट में लेना, ये नहीं कि इसको 0.03 ले लिए, नहीं, 0.033, कम से कम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है आपको। एक भी पॉइंट छोड़ोगे तो आंसर में डिफरेंसेस आते हैं। एन की वैल्यू निकालना है, एन एस बराबर से 120 एफ बाई पी, 120 इंटू 50/6 हो जाएगा। एन एस की वैल्यू निकल जाएगी तो एन इक्वल्स टू होता है जनरली 1 माइनस एस इंटू एन एस होता है, तो 1 माइनस एस इज 1 माइनस 0.033 इंटू 1000 एंड एन की वैल्यू कितनी जाएगी 966.7 RPM। अब PM मैकेनिकल पावर सब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से करो, अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रोटर कॉपर लॉस पर फेज, जैसे टोटल रोटर कॉपर लॉस हमारा आ गया 2667, तो 2667 को हम 3/3 कर देंगे तो वो रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज हो जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज जो आएगा वो 889 वॉट आएगा। हमारा जो ई पार्ट था वो था रोटर रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है हमें। रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज का मान, यदि रोटर धारा का मान 65 एम्पियर है तो आपको रोटर कॉपर लॉस मालूम है, रोटर कॉपर लॉस 2667। अब रोटर रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है तो आपको रोटर कॉपर लॉस पर फेज भी मालूम है। रोटर कॉपर लॉस पर फेज जो आया वो आपका कितना आया है 889 वॉट। अब रोटर कॉपर लॉस को आप जनरली कैसे लिखते हैं 3I2-2 पर फेस हमें रोटर रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो हम रोटर कॉपर लॉस पर फेस मानेंगे, तो पर फेस में 3 नहीं आएगा, 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, I2-2 I2 का मान आपको दिया है रोटर करंट इज 65 एम्पियर, तो वो आपको मालूम है। R2 का मान आपको निकालना है, रोटर कॉपर लॉस पर फेज आपको पता है, तो 889 R2 को हम लिख सकते हैं रोटर कॉपर लॉस पर फेज अपॉन I2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू हो जाएगी, रोटर कॉपर लॉस है 889, I2 है 65, तो 65 का स्क्वायर डिवाइड करने के बाद R2 रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 2104 ओम पर फेज। तो पर फेज लगाना मैं भूल गया, आप लगाएंगे ओम पर फेज, तो ये ओम पर फेज आपकी वैल्यू आ गई रोटर रेजिस्टेंस विच वाज द ई पार्ट। ठीक है।